दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है कि हर जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, प्रकृति उसे हमसे छीन लेती है, और जो हमारे लिए ज़रूरी होती है प्रकृति उसे हमें दे देती है। प्रकृति का एक और नियम है नेचुरल सिलेक्शन, जिसका अर्थ है कि केवल वही जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं जो प्रकृति में मौजूद कठिन परिस्थितियों में खुद को जीवित रखने में सक्षम हो। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसे हम क्रमिक विकास या इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आज हम इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, और अभी तक हमने प्रकृति में अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने हर उस चुनौती का सामना करना सीखा जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती थी। आज भी हमारे भीतर वे क्षमताएं मौजूद हैं जो कभी हमारे पूर्वजों में विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए होती थी, लेकिन क्रमिक विकास के चलते हम धीरे धीरे उन शक्तियों को खोते जा रहे हैं। आज भले ही हम अपने घरों में 4 दीवारों के अंदर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कभी हमारे पूर्वज जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में जीवित रहना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। जंगलों में रहते हुए उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था। हर हल्की से हल्की आवाज़ को ध्यान से सुनना आवश्यक था, क्योंकि कोई शिकारी जानवर पलक झपकते ही उन पर हमला कर सकता था। आपने गौर किया होगा कि अधिकांश जानवर अपने कानों को हिला सकते हैं। दरअसल जानवर अपने कानों को हिलाकर आने वाली आवाज़ों का पता लगाते हैं ताकि वे किसी संभावित खतरे को भांप सके। कभी जंगल में रहते समय हमारे पूर्वज के कान भी इसी प्रकार हिलते थे, और वे भी छोटी से छोटी आहट को सुनकर सतर्क हो जाते थे, जिससे वे खुद को आने वाले खतरे से बचा लेते थे। लेकिन आज हम इंसानों से प्रकृति ने ये क्षमता छीन ली है। आज हमारे कान नहीं हिलते क्योंकि हम अब जंगलों से दूर गांवों और शहरों में रहते हैं, जहां जंगली जानवरों के हमले की संभावना न के बराबर है। इसीलिए अब हमें अचानक से हुए किसी हमले की आहट सुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रकृति वह चीज़ हमसे छीन लेती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और इसी कारण से हमारे कानों ने हिलना बंद कर दिया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे कानों को हिला सकने वाली मांसपेशियां पूरी तरह गायब हो गई हैं। वैज्ञानिकों ने जब इंसानी कान का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जब हमारे कान के अंदर कोई आवाज़ जाती है तो कभी कभी हमारे कानों की मांसपेशियां उन्हें हिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका उपयोग न होने की वजह से वे अब कमज़ोर हो गई हैं और केवल मामूली सी मूवमेंट कर पाती हैं जो कानों को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पानी में ज़्यादा देर तक नहाने या रहने के कारण आपके हाथों और पैरों की खाल सिकुड़ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, और क्यों सिर्फ हाथ और पैरों की खाल ही सिकुड़ती है जबकि चेहरे की खाल पर कोई असर नहीं होता? इसका उत्तर है कि यह भी प्रकृति की ओर से दी गई एक शक्ति है जो आज भी हमारे पास है, भले ही अब हम इसका उपयोग न करते हो। दरअसल पुराने समय में जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उन्हें चलने और पेड़ों पर चढ़ने और पेड़ों के डालों को पकड़ने के लिए मजबूत पकड़ की ज़रूरत होती थी, लेकिन बारिश के दौरान फिसलन बढ़ जाने की वजह से उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती थी। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रकृति ने उन्हें एक अनूठी क्षमता दी कि पानी में रहने के कारण उनकी खाल झुर्रियों में बदल जाए, जिससे उनकी पकड़ बनी रहे और फिसलन का असर कम हो जाए। इस प्रकार पानी उनके हाथ और पैरों की झुर्रियों में से बाहर निकल जाता था और उनकी पकड़ मजबूत बनी रहती थी। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने हाथ को सीधा करके अंगूठे और छोटी उंगलियों को आपस में मिलाएं, फिर अपना हाथ को हल्का सा मोड़ें। अब देखें कि क्या आपके हाथ में एक विशेष मांसपेशी उभर कर दिखाई देती है या नहीं। अगर यह मांसपेशी उभरती है तो बधाई हो, आपके पास अपने पूर्वजों की एक विशेष शक्ति मौजूद है। और अगर आपके हाथ में यह मांसपेशी नहीं दिखती तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। असल में जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर उछल कूद करते थे तो उन्हें डालियों से लटकने के लिए एक मजबूत मांसपेशी की जरूरत होती थी, और यही मांसपेशी उन्हें पेड़ों से लटकने में मदद करती थी। उस समय हमारे पूर्वजों की यह मांसपेशी बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, क्योंकि वे पेड़ पर रहकर और डालियों से लटक कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब उन्होंने पेड़ों पर रहना छोड़ दिया तो इस मांसपेशी की आवश्यकता कम हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज यह मांसपेशी कमजोर पड़ चुकी है और कई लोगों में तो यह पूरी तरह गायब हो गई है। भविष्य में बचे कुछ लोगों में से भी यह मांसपेशी पूरी तरह विलुप्त हो सकती है। हमारे नजदीकी रिश्तेदार जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला में यह मांसपेशी बेहद मजबूत होती है, क्योंकि उन्हें पेड़ पर चढ़ने और लटकने के लिए इसकी जरूरत होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो खुर वाले हो या पंजों वाले, उनके चारों पैर समान होते हैं। लेकिन हम इंसानों के हाथ और पैर एक जैसे नहीं होते, जबकि बंदर अपने पैरों से वैसे ही चीज़ें पकड़ सकते हैं जैसे कि वह अपने हाथ से पकड़ते हैं। प्रकृति ने यह भिन्नता सिर्फ इंसानों को दी है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने पैरों पर ही चलता है।
जब हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना नहीं सीखा था तब उनके भी चारों हाथ और पैर एक जैसे ही थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने 2 पैरों पर चलना शुरू किया तब हमारे पैरों की उंगलियों का कोई काम नहीं रहा और उस समय हमारे पूर्वज मुख्य रूप से हाथों का ही प्रयोग करते थे चीज़ों को पकड़ने और अन्य कार्यों के लिए। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां छोटी होती गई और हमारे शरीर का पूरा भार सहन करने के लिए हमारे तलवे चौड़े होते गए। इंसानों का यह क्रमिक विकास यहीं नहीं रुका, क्योंकि आज भी हम इंसान अपनी पैरों की उंगलियों का कोई विशेष उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए भविष्य में हम इंसानों की पैरों की उंगलियां पूरी तरह गायब हो सकती हैं और भविष्य में इंसानों के पैर कुछ इस तरह दिखाई दे सकते हैं। अब एक उदाहरण देखें, इस छोटे से बच्चे के इस वीडियो को देखें। इसमें जैसे ही बच्चे के नीचे से सहारा हटाया जाता है उसे ऐसा महसूस होता है कि वह नीचे गिर रहा है और इसलिए वह अपनी बाहें फैला देता है और अपने आप को भींच लेता है। इसे मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद आप बच्चे के हाथ में अपनी उंगली दीजिए और देखिए क्या होता है। बच्चा आपके हाथ की उंगली को इतनी मजबूती से पकड़ेगा कि अगर आप अपनी उंगली को ऊपर उठाएंगे तो बच्चा पूरी ताकत से आपकी उंगली को पकड़कर अपने शरीर का भार उठा लेगा। यह वाकई हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की मांसपेशी इतनी विकसित नहीं होती कि वह इतनी मजबूती से पकड़ सके। फिर भी एक नवजात बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह अपना पूरा वजन उठा सकता है। इसे पावर ग्रिप रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों में ये रिफ्लेक्स कहाँ से आए? दरअसल ये भी हमारे पूर्वजों से मिली हुई एक शक्ति है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में पेड़ों पर रहते थे तब उनके बच्चे अपनी माँ की खाल या पेड़ की खाल से चिपके रहते थे। वे वहीं रहते, वहीं सोते। अगर बच्चे की पकड़ कभी ढीली हो जाती तो माँ नींद में भी तुरंत अपने बच्चे को आसानी से बाहों में कसकर पकड़ लेती ताकि वह नीचे न गिर जाए। यही वह समय था जब मोरो रिफ्लेक्स काम आता था, जो आज भी बच्चों में देखा जाता है। हमारे पूर्वजों के बच्चे एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाकर उन्हें पकड़ते थे, तो उन्हें गिरने से बचाने के लिए पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स काम आते थे। इसी रिफ्लेक्स की बदौलत आज भी बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में इंसानों के लिए इन रिफ्लेक्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये रिफ्लेक्स हमारे शरीर में आज भी मौजूद है। इंसानों के क्रमिक विकास के दौरान कुछ शक्तियों का इजाफा हुआ तो कुछ शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई, लेकिन विकास का यह सिलसिला कभी नहीं रुका। अब आपने इंसानों और जानवरों के बीच एक बात जरूर देखी होगी, वह है आईब्रो। इंसान की आईब्रो जानवरों की तुलना में अधिक घनी होती है। इसका कारण ये है कि इंसान सीधा खड़ा होकर चलता है। ऐसे में बारिश का पानी या पसीना सीधा आंखों में जा सकता है। आंखों को बारिश के पानी या पसीने से बचाने के लिए प्रकृति ने हमारी आईब्रो को घना और प्रभावी रूप से विकसित किया। अब जरा इंसानी कान के उस हिस्से पर गौर कीजिए जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। आज के समय में इस मुड़े हुए भाग का कोई खास उपयोग नहीं है, लेकिन जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दूर से आने वाली आवाज़ें इस मुड़े हुए हिस्से से टकराकर कान के अंदर पहुंचती थी, जिससे हमारे पूर्वज दूर की आवाज़ भी साफ सुन सकते थे। लेकिन आज हम दूर की आवाज़ों पर ध्यान देने के बजाय केवल नज़दीक की आवाज़ ही सुनने पर फोकस करते हैं। आजकल थोड़ी सी दूर पर मौजूद व्यक्ति से बात करने के लिए हम वॉकी टॉकी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में इवोल्यूशन के चलते इंसान के कान का आकार बदल जाएगा और संभवतः कान का बाहरी हिस्सा पूरी तरह समाप्त हो सकता है। सुनने के लिए कानों में केवल 2 छोटे छोटे छेद रह जाएंगे। हम जानते हैं कि कुदरत का एक नियम है नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आज के समय में हम मनुष्य वास्तव में कुदरत के इस नेचुरल सिलेक्शन वाले नियम का पालन कर रहे हैं? अब आइए पहले समझते हैं कि कुदरत का नेचुरल सिलेक्शन का नियम आखिर क्या होता है और कैसे यह इवोल्यूशन में अपनी भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेचुरल सिलेक्शन वह प्रोसेस है जिसमें केवल वही जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है जो कुदरत की विषम परिस्थितियों में भी खुद को जीवित रखने में सक्षम हो। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कुदरत में अलग अलग रंग की टिड्डियां हैं, कुछ हरे रंग की, कुछ पीले रंग की और कुछ अन्य रंगों की। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, पक्षी टिड्डियों का शिकार करते हैं। अब इन विभिन्न रंगों की टिड्डियों में से सबसे अधिक जीवित रहने की संभावना किसकी होगी? जाहिर है हरे रंग की टिड्डियों की। ऐसा इसलिए क्योंकि हरी घास या हरी फसलों के बीच हरे रंग की टिड्डियां आसानी से छिप सकती हैं और पक्षियों को धोखा दे सकती हैं। दूसरी तरफ अन्य रंग की टिड्डियों के लिए हरी घास या फसलों में छिपना मुश्किल होता है, जिसके कारण उनके पकड़े जाने और शिकार कर लिए जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि केवल हरे रंग की टिड्डियां ही इस विषम परिस्थिति में खुद को बचाने में सक्षम हैं और समय के साथ उनकी जनसंख्या बढ़ने की संभावना भी अधिक है। यही है नेचुरल सिलेक्शन, जो तय करता है कि किस जीव की पीढ़ी आगे बढ़ेगी और कौन कुदरत की चुनौतियों के सामने हार मान जाएगा। इसी तरह गिरगिट अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदलने की क्षमता रखता है, जो उसे शिकारियों से बचाने और जीवित रहने में मदद करती है। यह प्रक्रिया
नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। आज हम अपने आसपास जो भी प्रजातियां देखते हैं उनमें कुदरत की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए कोई न कोई क्षमता जरूर मौजूद होती है। यही कारण है कि वे आज तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो पाई हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमने भी अपनी दिमागी क्षमता के बल पर उन गंभीर परिस्थितियों का सामना किया था जिनमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। अगर हमारे पूर्वज जंगलों में तेजी से नहीं भागते या सतर्क नहीं रहते तो शायद आज इंसानियत का अस्तित्व भी खतरे में होता है। आपने देखा होगा कि जब आप रोजाना अपने बिस्तर पर सोते हैं तो आपको आसानी से नींद आ जाती है, लेकिन अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दूसरी जगह पर सोने की कोशिश करते हैं तो नींद इतनी गहरी नहीं होती। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं का दरवाज़ा तो वो बंद कर लेते थे, लेकिन फिर भी सांप और बिच्छू का डर हमेशा बना रहता था। इसी वजह से वे सतर्क रहते हुए सोते। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वह प्रवृत्ति आज भी बरकरार है। शायद यही वजह है कि जब हम अपने बिस्तर से हटकर किसी अनजान जगह पर सोते हैं तो हमें उतनी अच्छी नींद नहीं आती है। अब मैं फिर से वही सवाल उठाना चाहूँगा कि क्या आज हम उतने सक्षम हैं कि कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन के नियम में फिट बैठ सकें, या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक दिन कुदरत का यही नियम हमें प्रकृति से मिटा देगा। अगर हम मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी बुद्धि के बल पर हम कुदरत की कठिन परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम शायद उतने मजबूत नहीं रहे कि अचानक से आई किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। आज हमें लंबी दूरी तय करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसके बजाय हम मोटर व्हीकल का सहारा लेते हैं। आज के समय में हमारे दांतों को खाना चबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा भोजन इतना स्वादिष्ट और मुलायम होता है कि हम उसे आसानी से चबा सकते हैं। अब चाहे हम रोजाना भी ब्रश करें फिर भी हमारे दांत धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। पहले के ज़माने में बीमारियों से उभरने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आजकल हल्की सी सर्दी या दर्द में भी हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है। आज हमारे पास दुनिया के सबसे कुशल डॉक्टर हैं, फिर भी हम आज आंखों पर चश्मा पहनने को मजबूर हैं। हमारे पास दुनिया की हर सुविधा मौजूद है, फिर भी हम डिप्रेशन में जी रहे हैं। आज हम भोजन तो करते हैं लेकिन उन्हें पचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, जिसके कारण हम धीरे धीरे मोटापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना रही हैं। हमारी सुनने की क्षमता अब हमारे पूर्वजों की तुलना में काफ़ी कम हो चुकी है। आज के समय में ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी सामान्य रूप से नहीं बल्कि सिजेरियन के माध्यम से हो रही है। हमारे शरीर में ज़्यादा ठंड या गर्मी सहन करने की क्षमता भी कम हो गई है। सर्दियों में हम खुद को ठंड से बचाने के लिए कई परतों वाले कपड़े पहनते हैं। क्या आपने किसी जानवर को ठंड से बचने के लिए कुछ ऐसा करते हुए देखा है? गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर और पंखों का सहारा लेते हैं। आज हमारे शरीर को आराम देने के लिए हमारे पास रोबोट्स मौजूद हैं। क्या भविष्य में हमारे शरीर को कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी? हमने अपनी बुद्धिमत्ता की मदद से प्रकृति के हर संसाधन पर नियंत्रण कर लिया है और जानवरों को भी अपने अनुसार चलाते हैं, लेकिन क्या हम शारीरिक रूप से उतने मजबूत हैं? इवोल्यूशन ना कभी रुका है और ना कभी रुकने वाला है। हम मनुष्य अपनी बुद्धि का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यही कारण है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान होगी। आज के बच्चों को ही देख लीजिए, जो पहले के मुकाबले तेज और समझदार हैं, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य में मानव शरीर में दिमाग के अलावा और किस तरह का विकास होगा, क्योंकि कुदरत का यही नियम है कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है वह हमें प्रदान करती है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वह हमसे छीन लेती है। जैसे कि आज हमारे पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी वजह से प्राकृतिक शक्तियों की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो ऐसे में कुदरत हमारी इन शक्तियों को हमसे वापस ले लेगी। यह सोचकर ही मेरा तो दिल कांप जाता है कि भविष्य में इंसानों का इवोल्यूशन किस दिशा में जाएगा। क्या भविष्य में इंसान कुदरत में अचानक उत्पन्न होने वाली किसी विषम परिस्थिति को सहन करने के लिए नेचुरल सिलेक्शन के नियमों को पार कर पाएंगे, या फिर नेचुरल सिलेक्शन के चलते मानव जाति पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो जाएगी? साथ ही कई लोगों के मन में एक सवाल यह भी रहता है कि अगर इंसान बंदरों जैसी प्रजाति से विकसित हुए हैं तो आज भी बंदर क्यों मौजूद है? इस पर हम पहले ही एक वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना काफी कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।